के बीच गुरुवार को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके मुताबिक इसराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को मिलाने की अपनी योजना को स्थगित कर देगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत होगी। अभी तक इसराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं था। इस समझौते की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते से फलस्तीनी नेता कथित तौर पर काफी हैरान हैं। अरब न्यूज की खबर के मुताबिक फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने समझौते के बाद अरब लीग की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें डर है कि समझौते के बाद खाड़ी के दूसरे देशों के भी इसराइल के साथ संबंध मजबूत होंगे और अरब शांति समझौते पर इसका असर पड़ेगा। एक तरह से उनकी ये चिंता जायज भी है। संयुक्त अरब अमीरात के इस फैसले पर दूसरे इस्लामी देशों की शुरुआती प्रतिक्रिया जॉर्डन ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर खाड़ी देशों के आपसी रिश्ते, मध्य पूर्व की राजनीति और उनके साथ संबंध रखने वाले विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। नए समझौते के साथ ही इस्लामी दुनिया का ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि फिलहाल दुनिया के मुस्लिम देश 3 खेमों में स्पष्ट तौर पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ईरान अलग थलग सा खड़ा नजर आता है। दूसरे खेमे में सऊदी अरब और यूएई एक साथ नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं और एक तीसरा खेमा नजर आ रहा है तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का। कुल मिलाकर इस्लामी दुनिया की ये गुटबाजी इस फैसले के बाद और बढ़ जाएगी। फैसले का भारत पर क्या असर होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची के मुताबिक भारत के इसराइल और यूएई दोनों से अच्छे संबंध हैं। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर इसराइल और भारत की सोच भी एक जैसी ही है। संयुक्त अरब अमीरात वहां उभरती हुई ताकत है, इसलिए दोनों देश एक साथ आते हैं तो इसका भारत भी स्वागत करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने में भी इस जोड़ी के साथ आने से कोई असर होगा? इस पर इंद्राणी कहती हैं, चीन के साथ जाकर पाकिस्तान ने वैसे भी खुद को एक तरह से अलग थलग कर ही लिया है, लेकिन पाकिस्तान का इस्लामी देशों पर दबदबा हमेशा रहेगा। इस बात को हम आसानी से नकार नहीं सकते। पाकिस्तान इस्लामिक देशों में अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु ताकत है। इस वजह से वो इस्लामी देशों में अलग तरह का रुतबा रखता है। वो कहती हैं कि अगर पाकिस्तान आज थोड़ा भी अलग थलग है तो इसका कारण वो खुद है और उसकी नीतियां हैं। हरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि पहले सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के साथ माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के मुकाबले भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं। इसके उदाहरण के तौर पर पिछले साल के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक का वो जिक्र करते हैं जिसमें पाकिस्तान के न चाहने के बाद भी भारत को स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया था। पाकिस्तान इस निमंत्रण के खिलाफ था, लेकिन यूएई ने उसकी एक न सुनी। 5 दशकों बाद ये पहला मौका था जब भारत को इस बैठक में बुलाया गया। इतना ही नहीं, इस साल होने वाली ओआईसी की सालाना बैठक में भी पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसे खारिज कर दिया गया। इस बार भारत के सपोर्ट में मालदीव उतरा था। हरेंद्र मिश्रा कहते हैं, यूएई और सऊदी अरब के साथ नजदीकियों की एक बानगी बालाकोट हमले के बाद देखने को मिली थी। कई जगह इस तरह की खबरें आईं कि भारत के पायलट अभिनंदन को छुड़ाने में सऊदी अरब, अमेरिका के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब की तरफ से भी काफी दबाव था। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने को लेकर ओआईसी में सवाल उठाए थे तो सऊदी अरब ने साफ कह दिया था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। इसके बाद पाकिस्तान के रवैयों को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब का कर्ज चुकाने को कहा, जो उसने साल 2018 में लिया था। साल 2019 में यूएई ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि भारत के रिश्ते यूएई और सऊदी अरब दोनों से काफी अच्छे रहे हैं और अगर इसराइल के साथ किसी भी तरह का समझौता हुआ है तो निश्चित तौर पर भारत इस्लामी देशों के इस खेमे के साथ खड़ा नजर आएगा। खाड़ी के दूसरे देश जो इस समझौते के समर्थक होंगे उनके साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत को इससे पाकिस्तान को अलग थलग करने में भी एक तरह से मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, जहां दुनिया आज मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है उसमें एक बड़े खेमे में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब एक साथ नजर आते हैं। हरेंद्र मिश्रा इस फैसले का एक और बड़ा असर भारत पर देखते हैं। भारत और इसराइल के बीच रक्षा उपकरण बनाने को लेकर कई समझौते हाल के दिनों में हुए हैं। रक्षा उपकरणों का एक बड़ा बाजार खाड़ी देशों को माना जाता है। ऐसे में इसराइल की मदद से भारत जो भी सैन्य उपकरण बनाएगा उसे बेचने में आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं आएगी। भारत के रक्षा मंत्री ने पिछले ही दिनों रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया है। यूएई और सऊदी अरब की दोस्ती भी जग जाहिर है। ऐसे में ज्यादातर जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब भी यूएई की राह पर चलेगा, लेकिन इंद्राणी इस पर थोड़ी अलग राय रखती हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब शायद पूरी तरह खुलकर सामने न आए। इसके पीछे वो एक वजह बताती हैं। उनके मुताबिक मध्य पूर्व में सऊदी अरब धार्मिक मामलों में सबसे संरक्षणवादी विचारधारा वाला देश माना जाता है। इस वजह से इसराइल के साथ पिछले इतिहास को देखते हुए यहूदियों के साथ खुले तौर पर सऊदी अरब के लिए आना मुश्किल हो सकता है। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई सालों से सऊदी इसराइल का साथ देते आए हैं।
इंद्राणी बताती हैं कि भारत और इसराइल के बीच की विमान सेवा शुरू करने के लिए सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत भी भारत को दी। ये इस बात का उदाहरण है कि सऊदी का रवैया इसराइल के प्रति पिछले दिनों में कितना बदला है। लेकिन हरेंद्र मिश्रा को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। फिलहाल सऊदी अरब और इसराइल दोनों का दुश्मन ईरान है। ऐसे में बहुत संभावना है कि दोनों भी भविष्य में एक साथ आ जाएं। वो बताते हैं कि इसका इशारा गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मिलता है। इस समझौते के बाद प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, अब जब बर्फ पिघल ही गई है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और अरब मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात का अनुसरण करेंगे। दरअसल सऊदी अरब इसराइल के साथ आए ऐसे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू खुद भी चाहते हैं। इसराइल में इस वक्त उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। उन पर रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के साथ साथ कोरोना महामारी को ठीक से हैंडल न करने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा देश के साथ संबंध अच्छे होंगे वो फलस्तीनियों को अलग थलग करने में उतने ही सफल होंगे और अपने लिए सकारात्मक माहौल भी तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा इसराइल और सऊदी अरब दोनों ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। इस लिहाज से भी दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में सहयोग के रहे हैं। आज अरब जगत में दूसरे देशों से ईरान की प्रतिद्वंद्विता का आधार धार्मिक है। ईरान शिया अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करता है तो सऊदी अरब सुन्नी बहुसंख्यकों का। अमेरिका के दोस्त होने के नाते इसराइल ईरान के निशाने पर हमेशा से रहता है। अमेरिका की वजह से इसराइल यूएई समझौते के बाद अब ईरान और इसराइल में दरार और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। कई मौकों पर इसराइल के सेना प्रमुख और दूसरे नेता ये कह चुके हैं कि दोनों देशों के साझा हित हैं। मध्य पूर्व में ईरान हमारे लिए चिंता का विषय है और हम साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों देश ईरान के खिलाफ खुफिया सूचनाएं भी एक दूसरे से पिछले कुछ समय से साझा करते हैं।